हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आज की इस पॉडकास्ट में। तो आज की इस वीडियो में हमारे गेस्ट जो हैं एक प्रदीप सर हैं, जो कि एक इंजीनियर हैं यस बैंक में, और करीब 2.5 ईयर से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ जावा डेवलपर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आज ये जो गेस्ट हैं इनसे हम कुछ डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो चलिए प्रदीप जी बताइए, जैसे कि मैं आपको शुरू से ही जानता हूँ कि आप हमेशा से जितने भी फ्रेंड रहेंगे, स्टूडेंट थे, उन लोग कभी भी गाइड करते हैं। और जो आपका स्ट्रगल लाइफ था शुरू से लेकर अभी तक, मैंने भी देखा है आपका जो स्ट्रगलिंग था। तो जो पहला कदम आपने आईटी में दिया अपना, और सबसे लेकर अभी तक आपने बहुत आईटी सेक्टर में बहुत अपना टाइम दिया है और बहुत कुछ आपने ग्रोथ किया है, ठीक है। तो ये सब मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा कि आप जो जनरेशन, हमारे अपकमिंग जनरेशन है, स्टूडेंट हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं आईटी में, उन लोगों को आप क्या गाइड करना चाहोगे, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? धन्यवाद अजय जी। पहले तो आपके पॉडकास्ट में आने के लिए सारे आपके व्यूअर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने प्लेटफॉर्म पे मतलब बुलाने के लिए। तो एक्चुअली अजय जी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे करियर स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब मैं बचपन में पढ़ाई में थोड़ा सा वीक ही था, मेरे फादर अपना खुद का स्कूल चलाते थे। और वहाँ पे क्या था कि फादर का खुद प्राइवेट स्कूल था और वहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा था। तो नॉर्मली यही था कि मतलब एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा कोई नहीं कि बहुत मल्टी टैलेंटेड और ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि मतलब कुछ घटनाएं हो गई मेरे लाइफ में, जैसे मेरे मम्मी एक्सपायर हो गई बचपन में ही। फिर उसके बाद कुछ दिन चला, फिर फादर ने फिर दूसरा शादी किया, फिर मम्मी आई। तो वहाँ से मतलब क्या हुआ कि स्ट्रगल अप डाउन ही था। फिर कुछ दिन के बाद मतलब मैं 7th क्लास में था, 7th स्टैंडर्ड में, तभी मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए। फिर वहाँ से मैंने अपना पढ़ाई किया, स्टार्ट किया। मतलब मेरे कुछ टीचर थे जो मुझे गाइड किए कि आपको कैसे पढ़ना है। हाई स्कूल तक मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, एक लिटिल बुद्ध स्कूल करके है वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने हाई स्कूल पास किया। फिर बुटवल गया। बुटवल में अरुण साहनी सर करके एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया और फिर उन्होंने सपोर्ट किया कि आप पढ़ाई अच्छे से करिए। और मैं और मेरे भाई दोनों लोग साथ में आए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से जब पढ़ के इंटर, तो मेरा बैक लग गया। क्योंकि घर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था। बैक लगा था? हाँ जी। मैं 11th में केमिस्ट्री बैक लग गया था, और उसके बाद 12th में मेरा बायोलॉजी बैक था। तो उसके बाद बैक क्लियर किया अपने दोस्तों के साथ। फिर मेरा भाई भी थोड़ा पढ़ने में वीक ही था, तो एज अ कंप्यूटर मैनेजमेंट से कर रहा था। तो फिर मैं गांव में आके स्कूल में पढ़ाता था ऐसा। तो मेरे भाई जब पढ़ के आया तो मेरे पास ना कुछ ऐसा मतलब ड्रीम नहीं था कि मुझे करना है, चाहे मुझे बनना है। तो फिर क्या हुआ कि मेरा भाई आया, वो संदीप बोला कि मतलब उसका ड्रीम क्लियर हो गया था, वो इंटर में जब था कि मुझे जब बीसीए करना है। तो उसने पहली बार मुझे बताया कि मुझे बीसीए करना है। फिर मैंने पहली बार सुना बीसीए करना, ठीक है कर लेंगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था एज मतलब एमबीबीएस करने के। अच्छा, एमबीबीएस का मतलब था कि एमबीबीएस करूं, लेकिन कोई पैसा लगाने वाला नहीं था। आप समझ सकते हैं कंडीशन भी आपका बहुत मतलब अच्छा नहीं था। हाँ, तो इसकी वजह से फिर मेरे भाई ने बोला कि एक काम करते हैं, बीसीए कर लो मेरे साथ, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ग्रोथ है। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया भाई के कहने से। तो फिर दोनों लोग जाके, और मेरा एक गणेश नाम का दोस्त था, तो तीनों लोग जाके एडमिशन कराए गोरखपुर में बीसीए में। और फिर वहाँ से एज ए बीसीए में एज ए डिस्टेंस लर्निंग की आपको व्यूअर को बताना चाहूँगा। इंडिया में 3 टाइप का मतलब एकेडमी चलता है। 3 टाइप का आपका मतलब मार्कशीट इंडियन गवर्नमेंट देता है। जो पहला होता है रेगुलर, जिसमें रेगुलर में क्या होता है, आपको 8 घंटे यूनिवर्सिटी में जाना है और 8 घंटे पढ़ना है। पढ़ना है मतलब क्लास करना ही करना है। अच्छा। फिर उसके दूसरा होता है कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है, आप एडमिशन करा लीजिए, पढ़िए, घर से पढ़िए, और आपके आके एग्जाम दीजिए। आप फेल होंगे वो आपका है। अच्छा। और डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि आप इंस्टीट्यूट रहती हैं, इंस्टीट्यूट क्या होती है, टाई अप रहती हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को गाइड करते हैं, प्रिपेयर कराते हैं। फिर वहाँ से पढ़ा के फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, एग्जाम दिलाने के लिए भेजते हैं। तो फिर मैंने डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन कराया और वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा करियर बीसीए में। और फिर मुझे बीसीए में तो मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से था नहीं। क्लास 5-6 में वही कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता था कि व्हाट इज कंप्यूटर, आप समझ सकते हैं बेसिक चीज़ें, लेकिन उतना भी मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो अच्छा, फिर तो आपका जो डिस्टेंस लर्निंग था जी फिर भी मतलब उतना आपका, जैसे कि डिस्टेंस में क्या होता है कि
रेगुलर क्लास नहीं करना रहता है। जी, जी। फिर भी आपको उसमें मैक्सिमम क्या रहता है कि सेल्फ स्टडी रहता है। सेल्फ स्टडी रहता तो है। आपने सेल्फ से उतना पढ़ के फिर इतना सब आपने जी, अचीव किया है। हाँ तो हाँ, ये करेक्ट, इतना मैंने तो अचीव किया है। अगर जो कोई डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है गाइज, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, खुद सेल्फ स्टडी करके भी अपना करियर बना सकता है। जी। तो उसके बाद मतलब मैं बीसीए में मतलब यही कंसेप्ट छोटे बेसिक जो पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मेरे एक सर थे एसपी सर करके, हाँ, हाँ। उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे, और मैं जो भी कुछ हूँ आज उन्हीं को ऐसे हूँ। और मेरे भाई जो संदीप है उसने भी मुझे बहुत काफ़ी गाइड किया, क्योंकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से था नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, हाँ। तो पहली बार मैं प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था, तो सी क्या है, C++ क्या है, प्रोग्रामिंग में लूप्स कैसे चलते हैं, कुछ भी मुझे आता नहीं था। तो सर ने मतलब मुझे गाइड किया, और सर ने मुझे एक बात बोला था। मैं ऐसे सारे बच्चे कोडिंग कर रहे थे, सारे लोग मतलब टाइपिंग कर रहे थे, टाइपिंग इतनी स्पीड 50 की स्पीड 60 की स्पीड। अच्छा। और मैं देख के डिमोटिवेट हो गया कि यार मेरे अंदर तो एबिलिटी नहीं है, मैं तो कीबोर्ड पे टाइपिंग ही नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। तो फिर मैं ऐसे ही सर के पास गया, सर से बोला सर मुझे आपसे कुछ बोलना है। बोले बताइए। मैं बोला सर मैं सर की टाइपिंग नहीं कर पाता, बहुत स्लो टाइपिंग करता हूँ। तो बोले उससे क्या है? तो बोले सर मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा लगता है। तो मुझसे मुस्कुरा के बोले कि इंजीनियर बनना है कि आपको टाइप राइटर बनना है? अच्छा। तो मैंने बोला सर इंजीनियर बनना है। बोले टाइपिंग से क्या होता है जी? दिमाग से होता है। आप कोई भी चीज पढ़िए, उसको अच्छे समझिए, उसको काफी चलिए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो एक गधा है, उसको कुछ भी बोलेंगे वो करेगा। 2+2 अगर आप बोलेंगे वो 5 बताएगा, 10 बताएगा, लेकिन वो सब इंजीनियर के ऊपर डिपेंड है। तो वहां से मैंने बेसिक, वहाँ उनके गाइड से, फिर वहां से गाइडेंस हुआ। फिर उन्होंने बताया कि आप बेसिक पढ़िए पहले। कभी भी देखिए, मैं आपके व्यूअर को ये बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं एज ए जावा डेवलपर, आज का आपका प्रोडक्ट जावा के लिए, लेकिन मैं बाकी व्यूअर को आपको बताना चाहूंगा, किसी भी अगर आप प्रोफाइल पे जाना चाह रहे हैं एज ए PHP डेवलपर, एज ए पाइथन डेवलपर, बहुत सारा मतलब आईटी में तो बहुत स्कोप है, मतलब। लेकिन अगर आप किसी में जाना चाहें, एज ए नेटवर्क में जाना चाहें, हार्डवेयर इंजीनियर, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी किसी भी चीज में जाइए ना, तो पहले बेसिक को पढ़िए, बेसिक को मत छोड़िए। मतलब बिना बेसिक अगर आप जाएंगे आगे, यही हुआ कि अगर आप ABCD नहीं आएगा तो आप वर्ड नहीं बनाना सीख पाएंगे। तो बेसिक आप कभी भी पढ़ाई करिए। तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया कि वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैंने नोएडा आया, और नोएडा में सर बोले मेरे SP सर कि आप एक बार काम करिए, आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर लिए। आप जब मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया, मैंने कंप्लीट ऑफ करा, क्योंकि आगे या ना पीछे कोई बताने वाला नहीं था कि आपको कहाँ से क्या स्टेप लेना है। जी। तो सर मतलब आपका उतना स्ट्रगल था, ठीक है। जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया BCA, उसके बाद आप नोएडा गए थे, ठीक है। उसके बाद बेस्ट आपका टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ में? कहाँ से आपने जो आपका करियर था स्टार्ट किया था? बेस्ट नोएडा में क्या स्ट्रगलिंग था वहाँ पे? बेस्ट टर्निंग पॉइंट मेरा नोएडा में तो ये था कि जब वहाँ से मेरा जॉब लगा, मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। क्योंकि मुझे खुद अपने आप पे बिलीव सिस्टम नहीं था कि मैं नौकरी कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे कि अरे बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे 10 लाख, IIT करो, ITM से जो पढ़ा है, चाहे जो मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ गया 10 लाख 20 लाख देके उसका जॉब लगेगा, BTech किया है उसी का जॉब लगेगा। तो ऐसे थॉट से बाहर के लोगों से मैं भी एज ए इंसान ही हूँ, तो मैं भी डिमोटिवेट होता ही था। लेकिन अब क्या हुआ कि मतलब मेरा भाई जो था संदीप, एक्चुअली बहुत मोटिवेटेड लड़का था। उसको ये माइंडसेट हमेशा रहता था कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे, हम लोग गूगल भी क्रैक करेंगे, वैसा उसका माइंडसेट था। तो एक्चुअली क्या था कि जैसा संगत वैसे ही लोग बन जाते हैं। उसके संगत में रहने से मैं थोड़ा कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो वो मुझे अपना पुराना स्ट्रगल लाइफ बताता था कि यार हम लोग ऐसे इतना किए तो यहाँ तक आ गए, तो आगे भी कर लेंगे। तो हम लोग को अगर अच्छे से अगर पढ़ो, कोई बात नहीं, इंटरव्यू आ रहा है ना, तो कोई भी इंटरव्यू कुछ भी पूछ रहे तो उसे अच्छे से बताओ, ठीक है। अगर वो ले या चाहे ना ले, वो उसके बाद की बात है। पहले इंटरव्यू तो अच्छे से करो, डिग्री वो बाद में देखेगा। तो वहाँ से मतलब मेरा क्या हुआ कि पढ़ाई हम लोग ने अच्छे से किया। फिर एज ए जावा को अच्छे से हम लोग ने पढ़ा। फिर उसके बाद 4-5 महीना तक जॉब भी ना लगे। इंटरव्यू एज ए जावा पे एकदम फैक्ट है, मैं आपको व्यूअर को बताना चाहूँ, जावा पे पेशेंस रखना जरूरी है। क्योंकि जावा पे बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती हैं, जो क्योंकि देखिए जावा क्या है कि जावा जो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं आपको व्यूअर को बताना चाहूँ, जावा एक मतलब सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। पाइथन और जावा में दोनों ही पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन जावा क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है। जितने बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो आज से जो आप देख रहे हैं, जितने भी बैंक हैं, मैक्सिमम सब जावा पे ही कोडिंग किए गए। तो जो जावा पे कोडिंग करने के लिए बड़ी कंपनियां ही करेंगी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां करेंगी, चाहे जो बड़ी कंपनियां हैं, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनेगा। तो वैसे कंडीशन में जब भी कोई कंपनी अगर स्टूडेंट को हायर करती है, तो 2 जगह से मैक्सिमम हायर करती है। एक यूनिवर्सिटी से हायर करेगी,
कैंपस प्लेसमेंट आपका होगा, एक आपका इंस्टीट्यूट से करेगी। जैसे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक दो को नहीं हायर करते हैं सब। अब मान लीजिए अगर किसी को कंपनी में रिक्वायरमेंट है, जावा डेवलपर 10 लोग रिक्वायरमेंट है, तो बाहर से नहीं हायरिंग करेगा, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। फिर उसके बाद उसको जो इंटरव्यू लेने वाला होगा उसका भी टाइम निकालना पड़ेगा। ट्रेनिंग करने में थोड़ा टाइम जाएगा, मनी वेस्ट भी होगा, टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, कभी भी इंस्टीट्यूट से, जो बड़ी इंस्टीट्यूट रहती हैं वहां से उठाते हैं, या फिर क्या नाम है कि आपकी यूनिवर्सिटी से, लेकिन ऐसा वगैरह जो होता है कॉलेज से। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर से नहीं मिलता है, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। बहुत चांसेस हैं बहुत सारे कि आपको मिलेगा। वो आपका डिपेंड होता है कि आप रिज्यूमे कैसा बनाए हैं, आपने पढ़ाई कैसा किया है, आपके जब भी इंटरव्यू आ रहा है तो आप ग्रैब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये सारी चीजें करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको जावा डेवलपर अगर किसी को करियर स्टार्ट करना है, हाँ, तो जैसे अगर जो व्यूअर जितने भी देख रहे हैं, और इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट भी रहेंगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उन लोगों को आप मतलब क्या मोटिवेशन देना चाहोगे, क्या मतलब गाइड करना चाहोगे? जी मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, आपके जितने सारे व्यूअर हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या फिर जिसका जॉब नहीं लगा है, जो एकेडमी ईयर में हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। हाँ, मैं तीनों के लिए बता देता हूँ क्या करना है। देखिए, जो पहले स्टार्ट किए हैं, अभी पढ़ना चालू किए हैं, तो आप एक बैग जावा मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग रहते हैं, लोगों की बात सुन के जावा फ्रंट एंड पहले वहाँ पे लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है। पहले कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का फंडामेंटल आपको पढ़ना है। फिर फंडामेंटल के बाद आपको उसके अच्छे से रैम रोम ये सारी चीजें सीखिए, वो सारी चीजें जरूरी हैं। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद आप सी लैंग्वेज पढ़िए। मैं आपके व्यूअर को एकदम हाईली रिकमेंड करूंगा, कोई भी अगर जिसके पास टाइम है, जो अभी एकेडमी में आया है, जो पढ़ने आया है, उसको मैं यही बोलूंगा कि पहले सी से स्टार्ट करिए। सी मदर ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहा है। तब आप जब सी पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट ये माइंड सेट में क्लियर होगा कि लैंग्वेज होते क्या है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट भाषा होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपका जब बेसिक ना मालूम रहे, आपको वर्ड कैसे बन रहा है, शब्द कैसे बन रहे हैं, उसका मतलब नहीं मालूम, तो आप नहीं आगे समझ पाएंगे। तो अगर जो कोई स्टूडेंट पहले फर्स्ट में सी प्रोग्रामिंग पढ़ता है, जैसे कि आपने बताया, तो उसको प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है, जैसे कि उसमें टॉपिक्स क्या रहते हैं, कंप्यूटर कैसे चलता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, हर एक नॉलेज उसको मतलब शुरू में ही उसको मतलब मिल जाएगा। जी जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है मैं बताऊँ। सी में आप पहले सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, मतलब बनाने को बना सकते हैं, लेकिन सी में टाइम लगता है। तो इसके लिए सी में आपको बस प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, कोडिंग कैसे किया जाता है, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है, वो सिखाया जाता है। ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम को अगर आपने एक जगह पे लाके अगर उसको मर्ज कर दिया, और वो क्या हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर में क्या है, जोड़ना घटाना डिवाइड मल्टीप्लाई यही सारी चीजें होते हैं। तो उसका जोड़ने का प्रोग्राम बनाना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आप सीखोगे वहाँ पे कैसे चलता है, लूप्स कैसे चलेगा, मतलब कोई भी चीजें को बार बार आप रिपीटेड कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मैंने बोला एक बार नाम लिखना है पर दिन, लेकिन अब मैंने बोला 1 करोड़ बार लिखना, तब 1 करोड़ बार तो नहीं लिखेंगे। तो लूप कैसे लगाना है, फंक्शन, जैसे सब टॉपिक में आपको बता देना, आपको व्यूअर को हेल्प हो जाएगा। जो सी स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, आप पहले सी पढ़िए, सी का फंडामेंटल पढ़िए कि सी है क्या। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, मैं पहले बोलूंगा सी से पढ़ने से पहले आप वहाँ पे पढ़िए, एल्गोरिथम पढ़िए, एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। कभी भी आप प्रोग्राम बनाने बैठिए तो लैपटॉप मत लीजिए। मैं आपको हाईली मतलब ये अपने तरफ से यही आपको रिकमेंड करूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम मत बनाइए, पहले उसका फ्लो चार्ट बनाइए। कि आप जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसको क्या है, आप पहले सोचिए, सोचने का क्षमता डेवलप करिए कि कैसे बनाना है। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट बनाना, उसको एल्गोरिथम लिखिए कि क्या रहेगा, फिर उसके बाद आप प्रोग्राम बनाना सीखिए। तो मतलब अगर जो नोट में आपको पढ़ना है, ठीक है, स्टूडेंट जैसे भी है, तो नोट में पहले पढ़ना है, पहले कंप्यूटर में नहीं जाना है, और पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मतलब डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे
जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे पाइथन या फिर जावा, जी। उसके लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, देखिए अगर आप सी पढ़ने के बाद हाँ। सी जैसे मान लीजिए सी पढ़ लिए तो क्या होता है, किसी किसी का मतलब ये होता है कि जॉब पहले जल्दी करना रहता है, मतलब किसी का फैमिली बैकग्राउंड खराब रहता है। हाँ। तो उसके बाद वो सी के बाद वो डायरेक्ट पीएचपी या फिर किसी और लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आपको अगर उसमें और बेस्ट करना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आपको C++ आना चाहिए। सी को क्यों लोग बाद में मतलब थोड़ा सा कम यूज करने लगे, यूज उसका एकदम रिड्यूस हो गया। आप जब C++ पढ़ेंगे वहाँ पे उप्स का कंसेप्ट आता है, उप्स है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे फ्लो करते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि आप C++ पढ़िए। C++ में आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उप्स में आपका इनहेरिटेंस आ गया, एब्स्ट्रैक्शन आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, तो ये आपका प्रोग्रामिंग एकदम स्ट्रांग हो गया। तो कोई भी अगर स्टूडेंट अगर फ्यूचर में अगर वो चाह रहा है कि मैं एक प्रोग्रामिंग से दूसरे प्रोग्रामिंग में जब स्विच करूं मुझे उतना प्रॉब्लम ना हो, जिससे क्या होता है कंपनी में जैसे प्रोजेक्ट आते हैं तो कभी किसी का प्रोजेक्ट जावा में आ गया तो एज ए जावा डेवलपर को काम कराएंगे, फिर पाइथन आ गया तो क्या करेंगे, उसी जो जावा में जिसको थोड़ा सा पाइथन आता है उसे ट्रेनिंग देके फिर पाइथन करा लेते हैं। तो आपका आप मतलब एक समझ रहे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में एडप्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। आप मान लीजिए अगर जावा पे अगर काम नहीं है तो पाइथन पे कर रहे हैं, पाइथन पे नहीं है तो जावा पे कर रहे हैं, तो आप दोनों सिचुएशन को एडप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस जावा किए हैं फिर अगर नहीं है तो मान लीजिए जावा पर अगर काम नहीं है कंपनी के पास, ऐसा तो नहीं है काम नहीं रहता है, बहुत सारे काम रहता ही रहता है। तो यही चीजें हैं कि अगर मान लीजिए जावा पे अगर आप कर रहे हैं, अगर आपने C++ पढ़ के आए तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग इजीली आप पढ़ सकते हैं। जैसे C++ पढ़ने के बाद आपको जावा तो समझिए 80% 90% जावा आपको C++ पे समझ आ जाएगा, 10-20% आपको जावा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, वो रहेगा। और पाइथन आप एक बार C++ पढ़ लेंगे तो पाइथन आपको बहुत आसान लगेगा। पाइथन तो वैसे आप बिगिनर हैं तो अगर C पढ़ के आप सीधे पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तुम डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप जी कुछ अपना बताइए, जैसे कि अभी क्या रहता है कि स्ट्रगलिंग टाइप पेशेंस नहीं रहता है, और आपको भी वैसे स्ट्रगल हुआ था, बहुत आपने स्ट्रगल किया था, और उसके बाद जैसे ही आपका जॉब लगा था तो क्या खुशी थी आपकी, मतलब उतना स्ट्रगल के बाद जैसे ही आपको जॉब मिला, ऑफर लेटर मिला था, उस टाइम पे आपकी मतलब कितनी खुशी थी, आपको कैसा लग रहा था? तो मैं जानना चाहूँगा, अपने व्यूअर को बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब वो सच में तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रगल टाइम इतना खराब था। जब मैं गोरखपुर में था तो मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं रहते थे उस टाइम पढ़ाई करने के लिए। तो मैं जब कोचिंग पढ़ाता था बच्चों को हाई स्कूल को, तो वहाँ पे कैसे कैसे करके वही 3-4 हज़ार रुपया मिल जाता था, उसी से मेरा एजुकेशन चलता था। और आईसीए में भी मतलब आईसीए करके इंस्टीट्यूट है गोरखपुर, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया पढ़ाई वढ़ाई के पीरियड में। और कुछ मेरे और भी टीचर थे, जैसे दुर्गेश सर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया कि प्रदीप ऐसे पढ़ो। उन्होंने मुझे वहाँ पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर का कंसेप्ट वहाँ पे बताया कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो वो एक डेवलपर को भी आना जरूरी है, उतना ही जरूरी है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया ऐसे पढ़ो। उस टाइम पे तो मतलब मेरे पास इतना स्ट्रगल लाइफ था कि मैं अपना फैमिली भी नहीं चला पाता था, भाई बहन थे सर, और कोई था नहीं पीछे सपोर्ट करने वाला। लेकिन फिर भी ये था कि मतलब जब मेरा पहली बार जॉब लगा तो लिटरली मतलब आपके व्यूअर को बताना चाहूँगा, मेरा जब पहले बार जॉब लगा था तो 10,000 का लगा था। अच्छा। 3 महीना इंटर्नशिप रहता तो 10,000 का लगा था। तो मेरे ये माइंड में नहीं था कि मैं यार 10,000 का नौकरी क्यों करूँ, क्योंकि मैं उसके लिए भी इतना एक्साइटेड था कि अरे यार 10,000 का नौकरी लगा। मैं लिटरली मेरे आँख से आंसू भी आ गया था और मैं बहुत खुशी हुआ था उस दिन। मतलब ये आया था कि हाँ अब मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद 3 महीने बाद जैसे मेरा इंटर्नशिप सही हुआ, फिर मेरा सैलरी 25,000 हो गया। फिर नोएडा में 1-2 महीना था, उसके बाद नोएडा से मेरी कंपनी यहाँ पे मेरा बिट्सफ्लो कंपनी है। फिर मेरा कंपनी ने फिर वहाँ से मुझे यहाँ पे भेजा, यस बैंक भेज दिया मुंबई में। मैं मुंबई में अभी से 2 साल से मुंबई में ही हूँ। तो ये है कि मतलब उस टाइम पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने जब जॉब नहीं लगा था तो यही था कि गिव अप कर देना, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहीं यहाँ पे जॉब कर लेता हूँ। लेकिन ये था कि उस टाइम को आप छोड़िए मत। मैं ये बोलूँगा उस टाइम पे आप पेशेंस रखिए, पढ़ाई करिए। अगर जॉब नहीं लग रहा है ना तो आप पढ़िए, इतना डेप्थ में जाके पढ़िए चीज़ों को कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी एक भी अगर छोटा सा मिला है तो आपको उसको हासिल करना ही करना। जैसे अर्जुन के हम लोग बोलते हैं कि जब भी कि अर्जुन का जब भी ध्यान वो मछली का आंख पे था, तो इसी तरह एक स्टूडेंट का ध्यान हमेशा अपने गोल पे रहना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं है डिमोटिवेट होना चाहिए। आप पार्ट टाइम कर लो जॉब,
अगर देखो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, आप लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई आप करो, बेसिक पढ़ो, एडवांस पे पढ़ो, ठीक है। जावा अगर आपको नहीं मिला, मान लीजिए बेसिक पे नहीं मिला आपको जॉब, कोर जावा पे आपको किसी ने जॉब नहीं दिया, तो आप क्या करिए, वहाँ पे आप एडवांस पढ़िए, आप सीख के रखिए उतना सारी चीजें, वो सब मिल गया तो आप डेवलपमेंट पढ़िए, कैसे सॉफ्टवेयर को एक सर्वर पे रखा जाता है, डेवलपमेंट कैसे, वेबसाइट कैसे चलता है, डेवऑप्स पढ़िए, इतनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, लिनक्स पढ़िए। तो आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर कमी क्या है, वल्नरेबिलिटी निकालने कैसे, आप एक सॉफ्टवेयर बनाइए, अगर आपका जॉब नहीं लगा तो उसमें आप पढ़िए कैसे उसके अंदर कमी है, बग कैसे निकाला जाता है, तो आपको आइडिया होगा कि मैं कैसे उस चीज़ों को और अच्छा कर सकता हूँ, तो आपका कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे कितने स्टूडेंट रहते हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि ये वीडियो भी देख रहे होंगे, ठीक है जी। तो जैसे स्टूडेंट रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, इंटरव्यू देते हैं जी 10 इंटरव्यू दिया, 15 इंटरव्यू दिया, जी तो जैसे कि नॉलेज तो रहता है, जी जी सब ऐसे नहीं रहते कि जिनका नॉलेज नहीं है, ठीक है हाँ। किसी भी फील्ड में, पाइथन हो, जावा हो या जी। फिर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जी तो नॉलेज रहता है, फिर भी रिजेक्शन होते हैं, 10 रिजेक्शन हुए इंटरव्यू में, 12 हुए, 15 हुए, तो वैसे मतलब उन लोगों को पर्सनालिटी क्या डेवलप करना चाहिए, मतलब इंटरव्यूअर जो रहता है उसको मतलब क्या दिखना चाहिए कैंडिडेट में जो वो सिलेक्ट करता है, मतलब नॉलेज है फिर भी उसे क्या दिखना चाहिए नहीं कि वो सिलेक्ट करता है, ठीक है आप कैपेबल हो हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए, जी तो उनको आप क्या मतलब टिप्स देना चाहोगे, कैसा उनका पर्सनालिटी रहना चाहिए, क्या रहे तो सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि नॉलेज तो रहता है, ठीक है फिर भी कितने लोग रहते हैं जो रिजेक्ट होते रहते हैं, उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि मतलब इंटरव्यूअर क्या देखना चाहता है एक कैंडिडेट में। आपका बहुत अच्छा सवाल है, और सॉरी मुझसे स्किप हो गया था पॉइंट, आपके व्यूअर को सॉरी बोलना चाहता कोई बात नहीं। हूँ। इसमें ये होता है कि देखिए जैसे क्या हुआ था कि मेरे साथ ये हुआ था कि जब भी मैं जावा पे इंटरव्यू देता था, हाय माय नेम इज प्रदीप, ऐसे करके जब मैं इंग्लिश में बोलता था, हाय माय नेम इज प्रदीप, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन जावा, जैसे ही बोलता था यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस, मैं जैसे ही बोलता था फ्रेशर तो फोन कट कर देता था। अच्छा, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि यार मेरे अंदर क्या कमी है, मतलब मैं ऐसा करने का एक्सपीरियंस को बंदे को ही मिलता है कि क्या होता है, तो वहाँ पे मैं खुद अपने आप पे डाउट कर रहा था कि लग रहा है कि मैं भी कुछ कमी है, हाँ मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मैं ऐसा कर नहीं पा रहा। और कोई अगर कॉल ले किसी को रिक्वायरमेंट रहता था फ्रेशर को, तो वो अगर वो क्या करता था कि अगर मान लीजिए मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, ठीक है, तो पहले इंटरव्यू में मतलब बाहर ही जाता था, पहले राउंड में बाहर हो जाता था। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरा कम्युनिकेशन ही नहीं, मतलब ऐसे डर के मारे बात करता था। हाँ लेकिन आपको मतलब नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हाँ, नॉलेज क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ जो आप थे मतलब अपने कॉलेज में टॉपर थे, नॉलेज तो आपको भर भर के था, फिर भी आपको मतलब वैसा लग रहा था, और जैसे भी रिजेक्शन हो रहा था तो आपको डाउट हो रहा था कि मेरे में कुछ कमी है, क्या करूं, क्या इम्प्रूव करूं, है ना। जी जी हाँ, तो वहाँ पे हाँ वो तो आपने सही बोला कि कॉलेज में मेरा नंबर तो आता था, लेकिन ठीक है नंबर को उतना मैं मायने नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको कभी भी ना कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पे क्या था कि कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता था कि मैं डर जाता था, मतलब बोल नहीं पाता। इंटरव्यू जब पूछता था ओके प्रदीप, तो मैं अपने बात को दे देता, रट्टा मारा होता, जितना रट्टा चीज रहता तो मैं रट के बोल दे रहा था, मैंने नेम प्रदीप और ये मैंने किया। बट वहाँ पे दिक्कत क्या था, जैसे वो पूछा व्हाट इज जावा, और फिर मैं जावा को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, तो मैं कभी भी ऐसे नर्वस हो जाता था, उसको बता नहीं पाता था, उसके वो मुझे इतना बड़ा लगता था कि अरे मैं क्या बोलूँ, इधर दिमाग में एकदम टेंशन रहता था कि मैं जो अपना आता है सब कुछ, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, नर्वस हो जाते थे। हाँ नर्वस हो जाता था। तो फिर मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने प्रॉपर इसके लिए अपने ऊपर काम किया। तो मैं क्या करता था कि मैंने पढ़ाई के टाइम डिसाइड किया कि इस टाइम पे मैं बेसिक पढ़ूंगा, इस टाइम पे मैं इंटरव्यू का पढ़ूंगा, इस टाइम पे मैं मतलब एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए पढ़ूंगा, जो एडवांस चीजें वो पढ़ूंगा, और इस टाइम पे मैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करूंगा। तो मैं क्या करता था, अकेले में कहीं पे अगर अकेला है, कोई नहीं है रूम में या फिर कहीं बाहर छत पे ही, तो अब अकेले ही ऐसे बात करता था, व्हाट इज जावा, जावा का डिफिनेशन बताना, उसको समझाना। तो आप मुझे देखो, इंटरव्यूअर को आप इंग्लिश में भी समझा सकते हो, हिंदी में समझा सकते हो। अगर आप इंग्लिश नहीं आ रहा है, आप अगर प्रॉपर नहीं हो तो हिंदी में उसको समझाओ, आप ट्राई करो, डिफिनेशन याद कर लो, व्हाट इज जावा है, तो आप उसको एटलीस्ट याद कर लो कि जावा क्या है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इतना एटलीस्ट याद करो, आप उसको समझाओ। अगर नहीं हो पर अगर आप नहीं बोल पाते तो आप हिंदी में बोलो, कि जब भी आप बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो। और जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कभी भी आप ये सोचो कि जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है वो मेरा स्टूडेंट है। अच्छा। आप यही सोच को आपको इंटरव्यू देना है।
ओके। कि आप अगर जब ये सोचेंगे इंटरव्यू, अरे बाप रे वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो आप कभी भी नर्वस हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि वो मेरा स्टूडेंट है, मुझे उसे पढ़ाना है, और वो कभी जावा के बारे में जे भी नहीं जानता, मुझे वैसे व्यक्ति को जावा पढ़ाना है। तो आप वैसे सोच के अगर उसको अगर पढ़ाएंगे जावा क्या है, तो वो आपको इंटरव्यूअर यही देखना चाहता है। एक देखिए, कोई भी एलन मस्क नहीं रहता है कि रातों रात मतलब पढ़ लिया और सारी चीजें टॉपिक्स याद हो, कोई भी नहीं रहता। कोई एक नॉर्मल ह्यूमन का दिमाग कभी भी उतना कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। एक इंटरव्यूअर यही देखता है कि जो मैं जिसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्या वो सीखने वाला बंदा है, क्या वो एक्सप्लेन करने वाला बंदा है, क्या अपनी चीजों को मतलब बता रहा है, कॉन्फिडेंट है उसके अंदर, ठीक है। वो देखना चाहता ना आपको कोई काम दे दे, जैसे मान लीजिए कोई काम दे दिया कि ये काम करना है, तो आप ये ना उसके पास जाकर डिस्टर्ब करो कि सर ये क्या है, सर वो क्या है, तो वो डिस्टर्ब होगा, इरिटेट होगा। वो वैसे लोगों को इंटरव्यूअर हायर करना चाहता है कि जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो उनके अंदर, खुद से ढूंढे हो इंटरनेट पे। तो जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग करिए, चाहे जब भी आप लोग पढ़िए, तो आप खुद से उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बताना चाहूंगा, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो में आप कभी भी अगर किसी भी आपको अगर डाउट है, मान लीजिए ओरेकल इंस्टॉल नहीं हो रहा है उबंटू में, लिनक्स में क्या होता है, उबंटू ओरेकल को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप वहाँ पे क्या करें, अगर मान लीजिए नहीं इंस्टॉल हो रहा है, तो आप यूट्यूब देखें। अगर यहाँ पे अब तो चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी से आप पढ़ रहे हैं, उसका एडवांटेज लीजिए। नहीं यार, तो आपको अगर कोई डाउट है तो अब स्टैक ओवरफ्लो पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए, वहाँ पे जाके डाल दीजिए हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल इन उबंटू। आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर देंगे सर कि उबंटू नहीं इंस्टॉल होता है ओरेकल में। वहाँ पे सब इंजीनियर रहते हैं, ओरेकल कम्युनिटी के इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े इंजीनियर, और जितने भी छोटे मोटे कंपनी के इंजीनियर, सारे लोग वहाँ स्टैक ओवरफ्लो पे रहते हैं। तो आपको वहाँ पे गाइडेंस प्रॉपर कर देंगे। और जब भी आप अगर पढ़ रहे हैं, तो आप वेबसाइट का थोड़ा सा हेल्प लीजिए कि अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे पढ़िए, इंटरव्यू का वो देख लीजिए, और जितना इंटरव्यू दीजिए, मॉक इंटरव्यू, अपने दोस्तों को बोलिए कि आप इंटरव्यू ले लो। अगर वो नहीं समझ रहे तो उसके सामने से बड़बड़ाओ, बोलो बस तुम ऐसे बैठे रहो, खाना खाओ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसके सामने आप जैसे बोलो कि ऐसे जावा ये है, उसको तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। लेकिन आपको अपना आपका जो है स्किल, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा होगा, और आपका अंदर का डर भी कम हो जाएगा। तो एक दो बार अगर आप जब इंटरव्यू दोगे, जब रिजेक्ट होगे, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कोई नहीं होता है, सब लोग रिजेक्ट होते हैं। मैं भी 2-3 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था, फिर फाइनली मेरा 3 कंपनी में निकला था। एक पे जावास्क्रिप्ट पे काम मिल रहा था, और एक पे मुझे कंपनी बताए नहीं थे, लेकिन कुछ पैकेज का इशू था, इसलिए मैंने नहीं किया था वहाँ पे। तो फिर मेरे जो थर्ड कंपनी थी विप्रो, वहाँ पे मेरा मिला, तो वहाँ पे जो जावा डेवलपर हायर हुआ था, तो वहाँ पे मुझे प्रॉपर लगा, पैकेज भी ठीक लगा, तो मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया अपना करियर को। ओके। तो अभी जैसे कि जावा में आप जॉब कर रहे हो जी, तो वहाँ पे कंपनी में क्या रहता है? सिर्फ जावा का जो पढ़ के कोई स्टूडेंट सपोज हायर भी हो जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट वगैरह हो जाता है, तो डीएस से जावा बैकएंड के लिए क्या क्या पढ़ना रहता है कि जो कंपनी में यूजफुल हो? क्या क्या मतलब उसको पढ़ना रहेगा जो कंपनी में उससे डिफिकल्टीज ना हो? हाँ जी, देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए जो आप एकेडमिक पढ़ाई पढ़ोगे और जो कंपनी में जो यूज होता है वो टोटल डिफरेंट होता है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग को स्किप कर देना है, क्योंकि देखिए अगर आपका बेस नहीं स्ट्रांग रहेगा तो आप नई चीजें सीख नहीं पाओगे, और खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको चीजें समझ ही नहीं आएगा ना। अगर मान लीजिए किसी ने स्किप कर दिया जावा का बेसिक कंसेप्ट, अगर इसने स्किप कर दिया तो उसको क्लास कैसे बन रहा है, वैसा चीज नहीं आएगा। तो जब भी अगर कोई एकेडमी पे है, अभी जो पढ़ना स्टार्ट किया है जस्ट, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि आप कोर जावा पढ़िए। कोर जावा पढ़ने के बाद एक टॉपिक स्विंग और एप्लेट करके, स्विंग करके एक टॉपिक है वो पढ़िए। स्विंग में क्या होता है कि आप विंडो पे जो अपना विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होता है, विंडो बेस्ड जो एप्लीकेशन होता है, जो आप एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं वो कैसे बनेगा, वो आपका कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा वो आपको वहाँ पे स्विंग पढ़ के कंसेप्ट हो जाएगा। जो अभी एकेडमिक ईयर में है, जो अभी बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो कॉलेज में हैं, जिनको जॉब करना है उनके लिए अलग थोड़ा सा टॉपिक है। तो उसके लिए क्या करना है, जो एकेडमिक पढ़ेगा उसको जावा, कोर जावा पढ़ना है, फिर स्विंग पढ़ना है, फिर उसके बाद कलेक्शन पढ़ना है। और जो जॉब करना चाह रहा है उसको जावा पढ़ना है और स्विंग नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको जब जॉब करना है तो आप मान लो आपके पास टाइम कम है, मान लो 5 महीना, 4 महीना, 6 महीने के पास आपके पास टाइम है, आपको जॉब लेना है, तो उस बीच में जावा डिफिकल्ट नहीं है, जावा बहुत काफी पढ़ना है। जावा
को क्या बोलते हैं, जावा मतलब एक मतलब सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, जावा बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है उसमें पढ़ने के लिए। आपको जब भी जावा अगर पढ़ना है तो आपको अगर जॉब के पर्पज से आप पढ़ रहे हो तो आपको जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है कोर जावा पढ़िए, कलेक्शन पढ़िए। फिर उसके बाद जब कलेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा ना कि पढ़ के अब बस छोड़ दीजिए, उसको एटलीस्ट डेली प्रोग्राम बनाइए। हाँ, वहाँ पे क्या करिए कि जब प्रोग्राम बनाइए तो बेसिक प्रोग्राम बनाइए, जैसे लूप्स का लगा के प्रोग्राम बनाइए कि मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि C++ जो पढ़ा होगा उसमें आप क्या करिए, एरे बनाइए। एरे में कैसे आप एक मतलब वैल्यू को रख रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं, लूप से उसको निकालिए। फिर उसके बाद एक टॉपिक पढ़िए कि ऑब्जेक्ट को कैसे एरे के पास रखा जाता है। आपको देखिए जावा में क्या होता है ना, जावा सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। एक ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, कैसे निकालेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब है क्या, मैं थोड़ा सा व्यूअर को बताना चाहूँ। ऑब्जेक्ट क्या है कि पहले के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते थे जैसे सी था, तो सी क्या होता था, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को हाँ उसको कंसेप्ट को सपोर्ट करता था। उसमें क्या होता था कि कोड लाइन बाय लाइन लिखना रहता था और जब भी वो चलता था कंपाइलर उसका पूरा कोड कंपाइल करता रन करता था। मान लीजिए जो कंपाइलर एरर था, जैसे मान लीजिए जो सिंटेक्स का एरर होगा, लिखने में आपने गलती कर दिया, कहीं पे सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं पे आपने प्रिंट एफ लिखना था तो एफ हटा दिया, तो वो एरर आपको पता चल जाता था। लेकिन लॉजिकल एरर हो गया, जैसे मान लीजिए किसी ने प्रोग्राम लिख दिया 2+2 उसको 5 बताओ, ये तो लॉजिकल एरर हो गया ना। 2+2 5 तो होता नहीं, 4 होता है। तो इसके लिए ऐसे लॉजिकल जो एरर रहते थे वो नहीं वहाँ पे आता था, मतलब वहाँ पे मतलब कोई मतलब वहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए क्या करते थे, अब मान लीजिए अगर प्रॉब्लम आ गया किसी प्रोग्रामिंग में, मान लीजिए किसी ने कर दिया कि कोई सॉफ्टवेयर बनाया सी में और वहाँ पे उसका मान लीजिए ऐसा हो गया, प्रोग्राम बनाया कि मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड हो करता है। तो अब क्या करना पड़ता था ना, वो सारे प्रोग्रामर को बुलाना पड़ता था क्योंकि सारे ने कोड लिखा है। अब वो उसको समझाएगा कि भाई मैंने ये वेरिएबल लिया है, मैंने ये वेरिएबल का यूज किया है, यहाँ से ऐसे किया, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। मान लीजिए 4 इंजीनियर है, चारों का टाइम वेस्ट हो रहा है, चारों लोग बैठे, काम तो हो ही नहीं रहा है कुछ। तो उसकी वजह से क्या होता था कि टाइम वेस्ट हो जाता, कंपनी का पैसा वेस्ट हो जाता, रिसोर्सेस उसकी यूटिलाइज नहीं हो पाते थे। तो इसलिए सी के बाद आया जब C++ आया तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये होगा कि जितना भी दुनिया में आप देख रहे हैं सब ऑब्जेक्ट ही है, समझिए। जैसे एक इंसान ऑब्जेक्ट है, ग्लास, कैमरा, सारी चीज ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करने लगा। उसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए किसी ने एक प्रोग्राम बनाया, इंसान को बनाना था, अगर इंसान को बनाया और उसके आंख में डिफेक्ट आ गया, आंख के प्रोग्राम में उसका आंख नीला बनाना था, उसने ब्लैक बना दिया। अब इस सी में रहता कोडिंग तो सारे बंदे को देखना पड़ता कि अरे पूरा कोड लिखा है तो बॉडी का किसने बनाया है, हेड का किसने बनाया है, नाक का, मतलब सारा देखना पड़ता कि अच्छा हेड यहाँ पे मिला, अब फिर उसके अंदर आंख ढूंढना पड़ता था। तो सारे इंजीनियर को आना पड़ता था, बताना पड़ता था ऐसे यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है। तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है सी में। C++ ने क्या किया, सारी चीज तोड़ दिया। जैसे हम लोग रॉबर्ट मूवी देखे हैं, रॉबर्ट जो अपना रजनीकांत का है, उसमें क्या करता है कि अपना हाथ तोड़ता है, बॉडी का सर तोड़ता है, सारे पार्ट को तोड़ देता है और बाद में जब जोड़ना है तो सारे पार्ट को क्या करता है, जोड़ देता है। तो वैसे क्या होता है, उप्स क्या करता है, सारे चीज को तोड़ देता है। आप जितना उसको तोड़ने के सके तोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग का बॉडी कैसे बना है, सेल, ऑर्गन, सिस्टम, उसके बाद बॉडी बना है, नहीं तो ऐसे जावा का जो उप्स है, उप्स क्या करता है, हायर से लोअर तक तोड़ता है। मतलब समझिए अगर बॉडी है, बॉडी को तोड़ेगा, फिर सिस्टम बनाएगा, सिस्टम तोड़ेगा, ऑर्गन्स बनाएगा, ऑर्गन्स को तोड़ेगा, फिर सेल्स बनाएगा। तो एक छोटे से छोटे चीजों को आप डिटेल उसका पूरा मतलब प्रॉपर्टी बिहेवियर पूरा रख सकते हैं कि मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए आंख में अगर डिफेक्ट आया तो आंख का एक इंजीनियर अलग होगा जिसने आंख का ही बस कोडिंग किया होगा, और सर का अलग होगा, नाक का अलग होगा। तो जब सारे लोग आएगा तो सारा कोड क्या करेगा, मर जाए कर देगा। अब जब मान लीजिए आंख में अगर गलत हो गया तो किसको पकड़ेगा, वो आंख का इंजीनियर पकड़ेगा। अरे आंख किसने बनाया था, तो डायरेक्ट किसको ढूंढेगा, आंख वाले को ढूंढेगा कि हाँ आंख वाले को मुझे ढूंढना है, क्योंकि बाकी लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो मेरा रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो गए। तो उप्स इसीलिए बहुत काफी फेमस हुआ क्योंकि वो हर एक चीज को ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट कर देता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उप्स इसलिए काफी पॉपुलर हुआ और बड़े टाइम कम लगने लगा। भाई जब कोई भी एरर आया तो तुरंत ही डिबग हो जाता था, तुरंत फिक्स कर देते थे। तो इसलिए उप्स काफी पॉपुलर हो गया। तो आप कभी भी एक ऑब्जेक्ट को कैसे एरे में रखेंगे, कलेक्शन क्या है,
तो एरे लिस्ट में कैसे रखेंगे, ऑब्जेक्ट निकालेंगे, काम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें टॉपिक पढ़िए। ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस जावा पढ़िए। एडवांस जावा में इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जॉब करने के लिए आपको आना चाहिए। एडवांस जावा, जेएसपी और सर्वलेट पढ़िए कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनता है। क्लाइंट मेरा एक मतलब एक ब्राउजर मेरा क्लाइंट है, हाँ। वो कैसे एक सर्वर पे मतलब रिक्वेस्ट भेज के वहां से डेटा ला रहा है, डेटा निकाल रहा है, वो सारा चीज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा सर्वलेट और जब जेएसपी पढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ इतना बेसिक पढ़ के आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करो, जॉब नहीं मिल रहा है, इसके आगे के टॉपिक भी आप पढ़ लो तो आपको और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि अभी जो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, यस बैंक में बहुत बड़ा जो कि बैंक है और इंडिया का, आई थिंक 5वें 6वें नंबर में आता है। हाँ, तो आपने जैसे कि बहुत सीनियर के साथ काम किया है और आपका जो हेड ऑफिस है जो कि सेंट्रल पुलिस में, जो कि हेड ऑफिस है वहाँ का यस बैंक का, वहाँ पे भी आप सीनियर के साथ काम करते रहते हैं। तो सीनियर के साथ काम करने में और आपका जो वहाँ पे ग्रोथ हुआ है, ठीक है, आपका नॉलेज कैसे, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और आपको नर्वस नहीं होते हो, बड़े बड़े सीनियर के साथ आप जॉब करते हो, काम करते हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेसिक तो देखिए मतलब नर्वसनेस के तो स्टार्टिंग में तो सबको होता ही होता है। मतलब अगर आप किसी के सामने जाओगे स्टार्टिंग में इतने सारे सीनियर्स क्योंकि आपने तो एक बहुत ही स्ट्रगल करके आए थे, ठीक है, और एक छोटे कॉलेज से आपने पढ़ा था, वहाँ से स्ट्रगल करके आए थे, और जो कि अभी हेड ऑफिस है यस बैंक का बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े सीनियर हैं वहाँ पे, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं, 30 ईयर्स वाले हैं। तो उन लोगों के साथ आपका आपका एक्सपीरियंस रहा कैसा 2.5 साल तक, ठीक है, तो मैं आपको जानना चाहूँगा और मेरे व्यूअर को भी बताना चाहूँगा। जी। उसमें एक्चुअली क्या था कि देखिए मैं जो एज ए जावा डेवलपर जब हायर हुआ था अपने बिट्सफ्लो में, तो मेरा कंपनी यहाँ पे जब भेजा तो मुझे एज ए प्रोजेक्ट में डाले सर, एज प्रोजेक्ट को लीड करना था। अच्छा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो डेवलपर से बनवाना, उसके सारी चीजें ये सब करवाना था। डेवलपर से बन जाए, टेस्टर को बोलना, टेस्टिंग कहीं पे अगर इशू आ रहा है, बिजनेस का रिक्वायरमेंट लेना, जो बीए रहते हैं सब बिजनेस एनालिस्ट जो रहते हैं उनसे रिक्वायरमेंट लेना, सारे लोग को मैनेज करना, फिर उसको एज ए प्रोडक्शन पे लेके जाना। तो ये सब चीजें, तो उसमें क्या होता है कि आपको सीनियर को एक्सप्लेन करना रहता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो कि मतलब क्या है उसमें, उसका बारे में बताना है कि कैसे एक्सप्लेन करना रहता है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे भी मतलब नर्वसनेस होता था। टेक्नोलॉजी पे पूछ देते थे कि आप मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कौन सा एपीआई यूज कर रहे हो। तो ये आप जब कभी भी इंडस्ट्री में जब जाओगे, लॉजिकली जब काम करोगे, मतलब जब भी जाओगे तो एपीआई बहुत ज्यादा आप सुनोगे, एपीआई क्या है, एपीआई इसका क्या चलता है। तो एपीआई के बारे में ही आपको मतलब ज्यादा सुनने को मिलेगा। तो जब एज ए टेक्निकल मतलब बंदे से ही उनका रहता है कि एक टेक्निकल चीज एक्सप्लेन करेगा, सोल्यूशन बताएंगे सब, और कैसे करना रहता है, उनका एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। लेकिन मैं जब पहली बार गया था तो सीनियर थे सब, एबीपी हैं सब, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और बहुत काफी सीनियर हैं सब, जो डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, सब सीआईओ को रिपोर्ट करते हैं सब, वहाँ पे सारे डेजिग्नेशन रहते हैं। तो वहाँ पे मुझे भी पहली बार तो मतलब बहुत काफी डर लग रहा था बात करने में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे आपका नॉलेज रहेगा तो आप जैसे 1-2 बार जब इंटरेक्शन करोगे तो आपका वो धीरे धीरे डर खत्म होता जाएगा। और जब भी आपके पास नॉलेज रहेगा, जो भी चीजें आप सीखे रहोगे, आप वहाँ पे अगर जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपके पास डर कभी भी नहीं रहेगा मन में। तो आप मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर देखिए जो वहाँ पे मैंने बताया कोर, जावा और कलेक्शन और सर्वलेट जेएसपी, वहाँ तक पढ़िए ठीक है। लेकिन आप अगर चाह रहे हो एक्चुअल में इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी सरवाइव कर लो, कहीं पे भी मतलब कोई भी अगर इस मतलब हो रहा है प्रोजेक्ट, आप वहाँ पे काम कर लो, तो उसके लिए आपको 3 टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा जावा में, जो है स्प्रिंग और हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट। तो 3 चीजें अगर आप अगर पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि एपीआई बनाना आ जाएगा। एपीआई क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बोलते हैं। एपीआई कुछ भी नहीं है, मैं बताना चाहूंगा, जो फंक्शन बोलते हैं ना जावा में, चाहे आप कोई प्रोग्रामिंग से आप होंगे, फंक्शन है ना, फंक्शन में क्या होता है कि एक डेटा आपने दिया, कोई एक पैरामीटर दिया, तो आपको क्या करता है, डेटा रिटर्न कर देता है, नहीं तो उसी को क्या करते हैं, एपीआई बनाया जाता है। हाँ, उसका एक प्रोसेस होता है एपीआई बनाने का कि आप इस डेटा देंगे तो ये सारे डेटा देगा। जैसे आप मान लीजिए यूट्यूब पे आप सर्च किए, मान लीजिए अरिजीत सिंह फेमस सॉन्ग आपने सर्च किया, तो एक एपीआई बना रहेगा जो क्या करेगा, अरिजीत सिंह का वो यूआरएल लेके जाएगा, मैच करेगा और वो क्या करेगा, पूरा उसका सॉन्ग उठा के आपको दे देगा। सब एपीआई से चलता है। हाँ, वो एपीआई से ही चलता है। तो ये क्या है कि एपीआई का आपके बारे में नॉलेज क्लियर हो जाएगा। जब भी अगर आप, ऐसा नहीं है कि बस जावा के लिए है,
अगर आप Node.js पढ़ रहे हैं, अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं, अगर आप जावा पढ़ रहे हैं, तो आप एपीआई बनाना सीख लीजिए। इससे क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम एडवांस आपको आना चाहिए, मतलब एकदम कंपनी में जो काम कर रहे हैं सब वो आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको एपीआई बनता कैसे है, एपीआई का नॉलेज रहे। क्योंकि जब आपका कंपनी में जाओगे बोलेंगे सब कि ईमेल भेजना है, तो ईमेल भेजने का तो आप सारा कोडिंग तो वहाँ पे नहीं करेगी एक ही कंपनी। अब वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए मेरा यस बैंक है, तो किसी और कंपनी का क्या करेगी, सर्विस यूज करेगी एपीआई ईमेल का। जैसे मान लीजिए एक कैरिस करके कंपनी है, उसका ईमेल यूज करना है, तो वो क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंटेशन देंगे और बोलेंगे कि आप किसको ईमेल भेजना है, क्या फॉर्मेट दिखाना चाह रहे हो, HTML में लिख के दो, और उसके बाद वहाँ पे कितना MB का आप डेटा भेजना चाह रहे हो। अगर आप डेटा कोई भेजना चाहे तो डेटा बता दो, अटैचमेंट में एक्सेल फाइल कोई भेजना चाह रहे हो उसके अंदर डेटा रख के तो बता दो। तो वो सारे डिटेल जब आप उसको भेजोगे तो क्या करेगा, अगले जो कस्टमर रहेगा उसको ईमेल भेज देगा उसको। तो ये सर्विस, ये सब क्या है, एपीआई है यही सारी। तो आपको एपीआई का एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगा। तो जितने भी व्यूअर देखिए, जावा में थोड़ा सा क्या है, जावा वास्ट है थोड़ा सा, मतलब उसमें मतलब टाइम काफ़ी लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले कोर जावा पढ़िए, कलेक्शन पढ़िए, सर्वलेट जेएसपी पढ़िए, और हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट, ये तीनों टॉपिक पढ़ लीजिए। क्योंकि अब देखिए जितने भी नए सॉफ्टवेयर जो बन रहे हैं वो नए टेक्नोलॉजी पे बन रहे हैं। तो नए टेक्नोलॉजी में स्प्रिंग बूट काफ़ी यूज होता है। स्प्रिंग बूट काफ़ी यूज होता है इसलिए क्योंकि स्प्रिंग बूट काफ़ी आसान है एपीआई बनाने के लिए। जब आप एपीआई बनाना सीखोगे तो आप स्प्रिंग बूट से इतना इजीली बना लोगे। आप वही चीज़ जब स्प्रिंग्स जब करोगे तो आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा एपीआई बनाना। लेकिन जैसे आप स्प्रिंग बूट पाओगे तो आपको 80% 70% काम वहाँ पे बच जाता है स्प्रिंग बूट से। तो आप एज अ सर्वलेट जेएसपी से आइए और उसके बाद आप स्प्रिंग हाइबरनेट स्प्रिंग बूट पढ़िए, और फिर उसके बाद जब भी अगर आपको जॉब करना है तो आप ये ना हो कि आप पूरा पढ़ के इंटरव्यू दीजिएगा, ऐसा गलती मत करिएगा। आप पढ़ते रहिए, इंटरव्यू अप्लाई करते रहिए। नहीं आ रहा है कॉल, कोई बात नहीं है, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हाईरेट करके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, नंबर एक्सचेंज होता है, तो बात करिए ना। एटलीस्ट अगर जॉब नहीं लगेगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल तो डेवलप होगा। जो HR से आप बात करेंगे इंग्लिश में, अगर वो बात करेगा तो इंग्लिश में बोलेंगे, तो उसका क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। और उसके बाद नौकरी पे आप प्रोफाइल बने, नौकरी से मतलब 80-90% तो नौकरी से ही जॉब लगता है, वहाँ बनाइए। लिंक्डइन पे बनाइए, लिंक्डइन पे इसलिए बनाइए कि जितने भी प्रोफेशनल लोग रहते हैं लिंक्डइन, फेसबुक एक कम्युनिटी है, यहाँ पे फेसबुक पे बहुत सारे यूजर रहते हैं, लिंक्डइन में बहुत सारे इंजीनियर और बाकी सारे जो काम मैकेनिकल जितने भी मतलब जॉब वाले हैं वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे आपको गाइड करते रहेंगे, यहाँ पे इस कंपनी में वैकेंसी निकला है, ये सारी चीज़ें। ओके प्रदीप सर, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बात करके इतना जो भी ब्रॉडकास्ट में हुआ है। मैं लास्ट में एक ये पूछना चाहूँगा, जैसे रिज्यूमे वगैरह रहता है, क्योंकि रिज्यूमे बहुत मैटर करता है, एक अच्छा रिज्यूमे, क्योंकि जैसे ही HR जो रहता है देखता है तो रिज्यूमे मैटर करता है, आपने क्या क्या उसमें मेंशन किया है आपका रिज्यूमे। हाँ, तो रिज्यूमे मतलब कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, और हमारे व्यूअर को भी बताना चाहूँगा। हाँ, मतलब देखिए रिज्यूमे का तो मतलब ये है कि अगर आपका एंट्री नहीं हो रहा है, अगर आप अगर एंट्री लेवल पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, काफी तरह ऐसा होता है कि शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है रिज्यूमे, वो करेक्ट है एकदम। आप मान लीजिए टैलेंट तो है, सब कुछ कर लिए, बट कहीं पे कॉल ही नहीं आ रहा है, जॉब ही नहीं के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, इंटरव्यू देने जाने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करिए ना, कभी भी आप रिज्यूमे बनाइए तो आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए जिस प्रोफाइल पे अगर आप बनाना चाह रहे हैं जावा के लिए टॉप 5 रिज्यूमे, वहां से उसका टेम्पलेट उठाइए, उसको एडिट करिए। उसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डालना। पहले अपने बेसिक तो अपने इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि मेरा नाम ये है, तो सारी डिटेल्स लिख दिए, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। क्योंकि एक बार मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो गया कि उसने अपना मोबाइल नंबर गलत डाल दिया था जल्दी, तो जब HR ने कॉल किया तो कहीं और चला गया, उसका जॉब ऑफर लेटर देने के लिए कॉल किया और कहीं और चला गया, तो उनने रिजेक्ट कर दिया। तो आप भी जब भी रिज्यूमे बनाए तो उसमें ऐसा नहीं कि कैजुअली बनाइए, अरे कोई बात नहीं, सीरियसली बनाना पड़ेगा, सीरियसली उसको बनाइए। नंबर और ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल तो आईडी अपना ही डालें और करेक्ट डालें, क्योंकि ये मैटर करता है। जीमेल आईडी जो भी आप अपना डाल रहे हैं, और उसके बाद एड्रेस आप डाल दीजिए, जहाँ पे आप रह रहे हो ना लोकेलिटी में, एड्रेस डाल दो। अगर जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे क्या होता है कि लोग गाँव में हैं, मतलब बहुत सारे आपके व्यूअर जो गाँव से अप्लाई करना चाह रहे हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे क्या है, वो तो गांव का एड्रेस डालेंगे तो क्या होगा कि कंपनी ये सोचेगा कि अरे तो
मतलब इंटरव्यू दे तो आ ही नहीं पाएगा वो आपका इंटरव्यू। हाँ। तो उस कंडीशन में आपका रिज्यूमे नहीं सबमिट होता है। तो आप ना शहरों का नाम डाल दीजिए, जैसे देखिए नोएडा डाल दीजिए। हाँ। नोएडा एक फेमस मतलब आईटी का हब है वो IT इंडिया हब है। में, बेंगलोर है। हाँ। तो आप जैसे नोएडा हो गया, वहाँ पे आप उसका अपने किसी दोस्त से या फिर कहीं गूगल पे ही सर्च कर लीजिए इस जगह का नाम। जैसे जब मैं जहाँ रहता था नोएडा सेक्टर 66 ममूरा में रहता था। हाँ। तो ऐसे एक एड्रेस आप वहाँ रिज्यूमे में डाल दीजिए। एटलीस्ट क्या होता है ना, वो जब भी आप नौकरी के एल्गोरिथम क्या करता है, वो लोकेलिटी पे देखता है कैसे है। क्योंकि अब मान लीजिए मैं अगर यूपी से गोरखपुर से अगर रिज्यूमे डालना तो उसको क्या करेगा, वो गोरखपुर के लिए प्रायोरिटी देगा ना, वहाँ पे जॉब के लिए सर्च करेगा उसका एल्गोरिथम कि गोरखपुर में कोई है कि नहीं है। तो अगर एड्रेस जब डाल रहे हो तो उस सिटी पे डालो जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, जैसे नोएडा में जाना चाह रहे हो, बेंगलोर में जाना चाह रहे हो, वहाँ का आप डालो। अगर वहाँ इंटरव्यू आ गया तो आप मत जाइएगा, बोलिएगा कि नहीं आप ऑनलाइन शेड्यूल करा दीजिए। क्योंकि आप तो गाँव में है, जा नहीं पाएंगे। और जो ऑलरेडी शहर में है वो तो उनका कोई है ही नहीं, हो तो शहर से अप्लाई कर ही सकते हैं। तो गांव के लिए कभी भी आप अगर आप डालें तो एड्रेस कभी भी एक शहर का डालिए जिस शहर में आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं। दूसरा चीज क्या करिए कि जब भी आप डालें तो आपने क्या क्या पढ़ा है, एक ही में आप नई चीजें डालिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके एक सेक्शन बने, वहाँ डालिए कि आपने क्या पढ़ा है, C++, जावा जो भी है। उसके बाद आप उसमें डेटाबेस क्या है। देखिए कभी भी ना 3 चीजें होना चाहिए, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। तो फ्रंट एंड में आपको अगर आपको जावा पे जॉब करना ही करना है तो आपको फ्रंट एंड पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप 4 चीज तो आना है। और रिज्यूमे भी प्रॉपर मेंशन करना है। प्रॉपर मेंशन करना है, हाँ। अब अगर जो जावा डेवलपर हैं जिनको बैकएंड पे ही बस जाना है तो मैं उनको ये बोलूंगा कि आपको ये 4 चीजें पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब भी अगर आप जब जावा स्टार्ट कर रहे हो, कोर जावा स्टार्ट कर ही रहे हो, तो आप तभी से HTML पढ़ना चालू कर दो, CSS पढ़ना चालू कर दो, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ना चालू कर दो। तो आपको क्या होगा कि आपका कोर जावा साइड में चलेगा, पैरेलली आपका फ्रंट एंड भी चलता रहेगा। तो जब फ्रंट एंड भी आएगा तो आप बोरिंग नहीं होगे, क्योंकि फ्रंट एंड क्या है, तुरंत आपको आउटपुट दिखेगा कि अरे हाँ मैंने एक वेबसाइट का पेज बना दिया, ये बना दिया। और जब बैक एंड भी आपका स्ट्रांग है, आप दोनों मर्ज कर दीजिए और हो गया। और बैक एंड एक डेटाबेस में आप MySQL से स्टार्ट कर सकते हैं, Oracle से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बिगिनर के लिए यही बोलूंगा कि MySQL स्टार्ट करिए। जो एकेडमी लेवल में है वो तो मैं यही बोलूंगा कि आप डेटाबेस पढ़िए। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप सॉफ्टवेयर बना क्यों रहे हैं, कोई डेटा रखने के लिए बना रहे हैं। आप डेटाबेस में डेटा जब रख ही नहीं पाओगे तो सॉफ्टवेयर काम ही का नहीं है। एक स्कूल का ही सॉफ्टवेयर है, किसने कितने स्टूडेंट हैं, रिकॉर्ड है, फीस है, वो सारा जब डेटा ही नहीं रहेगा तो आप सॉफ्टवेयर बना के क्या करेंगे। तो वो डेटाबेस भी आना जरूरी है। तो आपको 3 चीजें आप देखिए, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, 3 चीजें आप पढ़िए। तो मैं ये बोलूंगा कि फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप 4 चीजें पढ़िए। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद बैक एंड में पढ़ लीजिए कोर जावा, सर्वलेट JSP, कलेक्शन, स्प्रिंग बूट तक अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। अगर सर्वलेट JSP तक भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और बैक एंड में MySQL। अगर आप और अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए जिसके पास टाइम है, वो एंगुलर भी पढ़िए। तो जितना ही नॉलेज रहेगा, जितना ही पढ़ेंगे, मतलब जितना नॉलेज रहेगा उतना ही स्ट्रांग होगा। और मैं थोड़ा सा मतलब बताना चाहूँगा कि जैसे रिज्यूमे जो रहता है, रिज्यूमे जो अपडेट हम करते हैं थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए, तो नॉलेज आपने जितना ज़्यादा पढ़ा है प्रॉपर मेंशन करोगे, एक तो स्ट्रांग हो गया। और आपको का जो आइडिया नहीं आ रहा है, गूगल है, AI है, अभी ChatGPT भी है, थोड़ा हेल्प लेके आप स्ट्रांग बना सकते हो। या फिर आपके कोई मतलब फ्रेंड है, ठीक है, कोई है आपके फ्रेंड वगैरह जिसे आप जानते हो जो IT में है, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो रिज्यूमे अपडेट करने के लिए। उनका रिज्यूमे देख के थोड़ा बहुत आप अपडेट कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल और स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो रिज्यूमे मैटर करता है। और प्रदीप सर, मैं थोड़ा अभी लास्ट में हम आ गए हैं, और रिज्यूमे में थोड़ा सा और बताना भी रह गया कि जब आप ये सारे टॉपिक अगर कर दिए तो वहाँ पे ये मेंशन करिए आपने प्रोजेक्ट क्या किया है। अच्छा, हाँ, ऐसा प्रोजेक्ट मत डालिए, ऐसा प्रोजेक्ट मत डाल दीजिएगा कि जो आपने YouTube से कहीं से देख के सीखा है और आपने किया नहीं है। छोटा ही प्रोजेक्ट डालिए लेकिन आपने उस पर काम किया है, एटलीस्ट आपके पास लोकल मशीन पे है। और जब भी इंटरव्यूअर बोल रहा है कि दिखाओ क्या सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या आपने प्रोजेक्ट किया है, आप एटलीस्ट उसे दिखा सको और उसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सको कि यहाँ पे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। जैसे मान लीजिए आप जब स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे, जब एंगुलर वहाँ पे MVC का कंसेप्ट आता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये सारे टॉपिक आप समझा सको कि सर ये मॉडल है, यहाँ पे व्यू हो रहा है और ये कंट्रोलर है जो सारे जो भी रिक्वेस्ट है कंट्रोल करेगा। तो
ये चीज़ें आप कभी भी मेंशन करिए। अगर किसी को मतलब टाइम ही टाइम है और एकेडमी में है और वो पढ़ रहा है, तो डिप्लॉयमेंट अगर पढ़ लिया है तो अपने वेबसाइट जो भी प्रोजेक्ट में डिप्लॉयमेंट करके उसको वेबसाइट वहाँ पे डाल दो आप, कि जब इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कर रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट हो जाए उसके पास आ जाए, तो वहाँ पे देखे कि अच्छा हाँ इसने प्रोजेक्ट किया है, तो आपको हाईली चांस होगा कि आपको इंटरव्यू ले मतलब वो शेड्यूल कर देगा। लेकिन अगर नहीं आपने कहीं पे अगर डिप्लॉयमेंट नहीं किया तो लोकल पे तो है ना, लोकल तो दिखा सकते हैं। हाँ, तो लोकल पे आप वहाँ मेंशन कर दीजिए कि मैंने स्कूल मैनेजमेंट पे काम किया है, मैंने होटल मैनेजमेंट में काम किया है, जिस पे भी आपने काम किया वो रिज्यूमे में मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद उसको आप मतलब रिज्यूमे हमेशा अपना क्या करिए, आप ट्राई करते रहिए कि उसमें क्या है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। जो भी आपने नॉलेज लिया वो आप जैसे इंक्लूड कर दो। जैसे लिनक्स आ रहा है आपको तो लिनक्स डाल दो। क्या हो गया, इंटरव्यू देगा क्या करे, इसको लिनक्स आ रहा है। बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि विंडो का ओएस ना यूज करके लिनक्स का उबंटू यूज करते हैं सब, तो उनको रिक्वायरमेंट रहता है कि कोई जावा डेवलपर है जिसको लिनक्स भी आए और जावा भी आए, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म सिखाना ना पड़े उतना, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वो सारी चीजें। तो ये भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं वो सीख सकता है, लेकिन ये भी आपका मतलब एक हुआ ना, मतलब आपके अंदर नॉलेज है तो आप दिखा ही रहे हो कि हाँ ये मेरे अंदर स्किल है करके। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका जरूर आपका जॉब लगेगा। पेशेंस रखना है, आप फ्रंट एंड में चले जाओ। अगर नहीं आपको, अगर मान लीजिए जॉब नहीं मिल रहा है जॉब, तो आप फ्रंट एंड में पहले ट्राई कर लो ना। आप फ्रंट एंड से जाओ, फ्रंट एंड पे एक्सपीरियंस लो 1 साल, उसके बाद आप स्विच कर दो जावा पे, पढ़ के स्विच कर दो जावा पे चले जाओ आप। तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, तो प्रदीप सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हम काफ़ी लंबा हो चुका है, तो लास्ट में थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि जैसे कि आपके पास तो बहुत नॉलेज है और हमेशा आप गाइड भी करते हैं, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें आप स्टूडेंट को गाइड करें जो इंटरव्यू दे रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो क्या मतलब टेक्निक्स रहती हैं, क्या वो फॉलो करें तो जॉब लग जाए, कैसे पढ़ना है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास जिससे मतलब हेल्पफुल हो स्टूडेंट के लिए और स्ट्रगलिंग जो भी कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों के लिए? देखिए वैसे तो मतलब आज के ज़माने में जो डिजिटल ज़माने में बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म आ गए। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खुद है। आपको अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। गूगल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा अभी तो चैट जीपीटी आ गया है। तो आपको कभी भी कहीं नहीं जाना, आप पढ़ने का थोड़ा पैटर्न बना लो। पढ़ना है कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए आपको जावा पढ़ना है, तो आप एक यूट्यूबर का वीडियो पकड़ो, उसका प्लेलिस्ट निकालो, जावा का टॉपिक पढ़ो, व्हाट इज जावा जो पढ़ाया उस टॉपिक को आप पढ़ लो, हिंदी में समझ लो। फिर वेबसाइट पे जाओ, जैसे जावा टी पॉइंट वेबसाइट है, गिग्स फॉर गिग्स है, वहाँ पे जाओ, उस वेबसाइट पे जाके जावा बारे में पढ़ो। फिर आपको जब समझ नहीं आए तो उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी जाओ और पेस्ट करो और डालो कि इसको एक्सप्लेन करो मुझे हिंदी में, और मैं ऐसे एक्सप्लेन करो कि मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे आता नहीं है, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करेगा। और अभी चैट जीपीटी ने फंक्शनैलिटी दे दिया है कि आपको वो पढ़ के भी सुनाएगा। तो आप अगर पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो आपको पढ़ के बोल के मतलब वो सुनाएगा कि ये टॉपिक्स हैं। तो एक अगर पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो वहाँ हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझ आए उससे पढ़ सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं भी यूट्यूब चालू किया था, बट कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था यूट्यूब। लेकिन अब मैं आई होप ट्राई करना चाह रहा हूँ कि मतलब जो स्टूडेंट है, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप यूट्यूब वीडियो बनाइए, हम लोग को गाइड करिए कैसे पढ़ना है। तो आई होप मैं यूट्यूब के लिए ट्राई करूँगा कंटिन्यू रहने के लिए यूट्यूब वीडियो। तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जिससे जॉब पाना है तो मैं तो भी मान लीजिए मेरा वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनका कोई भी यूट्यूबर से आपको जिससे समझ आ रहा है आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्रमोशनल मैं वीडियो नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी एक यूट्यूबर का नाम बताऊँ। अब जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला ही आपको सिखा पाएगा, ज़्यादा जिसके पास व्यूअर्स हैं वही सिखा पाएगा। एक छोटे से छोटे व्यूअर वाला भी अगर आपको सिखा रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो ठीक है प्रदीप सर, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों की बहुत हेल्पफुल होगा ये पॉडकास्ट। तो कमेंट करा कोई नहीं, हाँ कमेंट वेंट वाला नहीं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइस दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो इस पॉडकास्ट जैसे कि आपने
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अभी तक ये देखा, और आपको जो भी क्वेरी है, कोई क्वेरी है, आपको कुछ टिप्स देना है या फिर कुछ हम लोगों ने कोई सुझाव देना है हाँ। कि क्या आप बेहतर कर सकते हैं, और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हाँ, तो कोई भी क्वेरी है या फिर आप सुझाव देना चाहते हो इस ब्रॉडकास्ट के लिए तो आप दे सकते हो कमेंट में। और कोई भी हेल्प अगर जो आपको चाहिए, या फिर जैसे आप पढ़ रहे हो, कुछ डाउट है या फिर करियर से रिलेटेड कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।